अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात स्टार्ट करते हैं IAS 23 के ऊपर। IAS 23 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट के नाम से आप ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर बात करता है, बल्कि IAS 23 की गाइडलाइंस के अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू बोरोइंग कॉस्ट होगी तो वो सारी की सारी कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट कहलाया करेंगी। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर इशू कॉस्ट भी आ सकती है या एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आ सकते हैं। अब याद रखिएगा, IAS 23 एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आपको आयरॉनिकली ये इजाज़त देता है कि जो भी बोरोइंग कॉस्ट आपकी बोरोइंग के ऊपर अराइज हुआ करे, अगर वो किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो आप उस बोरोइंग कॉस्ट को, जो कि नॉर्मल हालात में P&L के अंदर जाती है, फिर भी आप उसको एसेट की वैल्यू के अंदर कैपिटलाइज कर सकते हैं। बशर्त ये है कि बोरोइंग कॉस्ट आप सिर्फ और सिर्फ उसी बोरोइंग के ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं जो कि बोरोइंग इस वजह से की गई हो फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट होना लाजिम है। अब सवाल कि सर ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट इज़ एनी एसेट जिसको रेडी फॉर यूज़ में लेकर आने के लिए, यानी उसको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर लेकर आने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। कोई भी ऐसा एसेट, दुनिया का कोई भी ऐसा एसेट, दुनिया का कोई भी ऐसा एसेट, चाहे वो करंट एसेट की नेचर का हो या नॉन करंट एसेट की नेचर का हो, दुनिया का कोई भी ऐसा एसेट जिसकी एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के अंदर, यानी उसको सिग्निफिकेंट उसको इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर लेकर आने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता हो, तो उसको क्वालिफाइंग एसेट कहा जाता है। ये एक गलत परसेप्शन है कि क्वालिफाइंग एसेट सिर्फ और सिर्फ उन एसेट्स को कहा जाता है जिनको रेडी फॉर यूज़ में आने के लिए 1 साल लगता होगा। 1 साल का स्टैंडर्ड में कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑल्दो कि चंद फर्म्स और चंद अकाउंटिंग पॉलिसीज या चंद अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी बन गई हैं जो कि कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी चीज़ को रेडी फॉर यूज़ में आने के लिए 6 महीने का वक्त लगे तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। कुछ लोग कहते हैं अगर 8 महीने का वक्त लगे तो क्वालिफाइंग एसेट है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 12 महीने लगे तो क्वालिफाइंग एसेट है। स्टैंडर्ड ने ऐसी कोई बात नहीं की है, बस स्टैंडर्ड ने ये बोला है कि अगर किसी भी एसेट को रेडी फॉर यूज़ में आने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो तो ये क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा। अब जैसे ही कोई एसेट क्वालिफाइंग एसेट बन जाए और उसकी एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के लिए आपने बोरोइंग की हुई हो, तो IAS 23 आपको ये कहता है कि ऐसी बोरोइंग के ऊपर आने वाली बोरोइंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर लीजिएगा। और लॉजिकल भी है ना, क्वालिफाइंग एसेट ऐसा एसेट है जो कि अभी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लाके देगा, बल्कि बहुत अरसे के बाद जाके, यानी सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम के बाद जाके आपको इकोनॉमिक बेनिफिट लाके देगा। तो फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत आपको एक्सपेंसेस भी तभी रिकॉर्ड करने चाहिए हैं जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके पास आ रहे हों। इसीलिए हम इनिशियली बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लेंगे और आगे जाके उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे जब आपका एसेट रेडी फॉर यूज़ हो जाया करेगा। क्लियर? अच्छा, आपको अपनी स्टडीज से याद होगा कि बोरोइंग कॉस्ट के केस के अंदर देयर वर 2 टाइप्स ऑफ केसेस, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजीज। कभी कभार का केस होता है जिसको हम स्पेसिफिक बोरोइंग कहते हैं और कभी कभार का केस होता है जिसको हम जनरल बोरोइंग कहते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग का केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर आप खालिसतन क्वालिफाइंग एसेट की खातिर जाके बोरो करते हैं। अगर आपने खालिसतन क्वालिफाइंग एसेट की खातिर ही जाके बोरो किया तो फिर याद रखना, पूरे एसेट की वैल्यू के ऊपर, यानी पूरी की पूरी बोरोइंग की वैल्यू के ऊपर, पूरी की पूरी बोरोइंग की वैल्यू के ऊपर, पूरी की पूरी बोरोइंग की वैल्यू के ऊपर जो भी बोरोइंग कॉस्ट आया करेगी वो सारी की सारी कैपिटलाइज हो जाया करेगी। इस बार क्योंकि आपने खालिसतन बोरोइंग ही एसेट की खातिर की है तो कोई भी बोरोइंग की कॉस्ट हो वो सारी की सारी कैपिटलाइज हो जाया करेगी, इररिस्पेक्टिव कि आपने वो बोरोइंग का पैसा भी एक्सपेंस आउट किया है या नहीं किया। सारी की सारी बोरोइंग के ऊपर सारा का सारा खर्चा कैपिटलाइज हो जाया करेगा। अगर जनरल बोरोइंग का केस है तो जनरल बोरोइंग के केस के अंदर आपने जनरली बोरो किया हुआ होता है, यानी सारे के सारे अवेलेबल बोरोइंग आप स्पेसिफिकली एसेट के ऊपर यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, बल्कि जनरल बोरोइंग के केस के अंदर लेट अस सपोज आपने 100 मिलियन का बोरो किया हुआ है तो शायद सिर्फ 20 मिलियन यूटिलाइज करेंगे आप क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, बाकी 80 मिलियन आप डिफरेंट एसेट्स के ऊपर या डिफरेंट फाइनेंसिंग नीड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इस सिनेरियो के अंदर जनरल बोरोइंग के केस के अंदर बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर सिर्फ उसी अमाउंट की कैपिटलाइजेशन अलाउड है जो अमाउंट आपने खालिसतन क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज़ किया है, यानी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू क्वालिफाइंग एसेट जितना हुआ उस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर जो बोरोइंग कॉस्ट बनेगी आप सिर्फ वही कैपिटलाइज किया करेंगे, सारी बोरोइंग के ऊपर अमाउंट कैपिटलाइज नहीं किया करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी हैं कि आपको 3 बातें कम से कम याद रखना ज़रूरी हैं। पहली बात, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब होगा। कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन तब होगा जब आपने बोरोइंग कर ली होगी, जब बोरोइंग कॉस्ट इनकर भी हो रही होगी, आपने बोरोइंग कर ली होगी, आपकी बोरोइंग कॉस्ट इनकर भी हो रही होगी, एसेट के ऊपर एक्सपेंस इनकर हो रहा होगा, और एसेट के ऊपर वो वाला एक्सपेंस इनकर हो रहा होगा जो कि एसेट को वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए यानी इकोनॉमिक कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है। फिर एक चीज़ थी जिसको हम कहते थे सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि टेम्पररी पीरियड्स के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ना करें। आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट को तब नहीं कैपिटलाइज कर रहे होंगे अगर कभी भी उन एक्टिविटीज़ के अंदर स्टॉप आ जाए जो कि क्वालिफाइंग एसेट को उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर लाने के लिए ज़रूरी हैं। अगर उन एक्टिविटीज़ के अंदर स्टॉप आ जाया करेगा तो आप बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी सस्पेंड कर दिया करेंगे जब तक क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर होने वाली वो एक्टिविटीज़ जो कि उसको इकोनॉमिक कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी हैं, जब तक वो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो जाएंगी तब तक आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना वापस स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर काम रुकेगा तो याद रखिएगा आपकी बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन भी रुक जाया करेगी। इन एनी केस बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन तब सस्पेंड नहीं होती है अगर कामों के अंदर जो डिले आया हो वो या तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस हो, या कामों के अंदर जो डिले आया हो वो कोई ऐसा डिले हो विच इज़ अ टेम्पररी डिले। अगर 1-2 दिन की कामों के अंदर छुट्टी हो जाए और 1-2 दिन की फॉर एग्जांपल 14 अगस्त आया और 14 अगस्त की वजह से आज छुट्टी है, लेबर काम नहीं कर रही है एंड देयरफॉर क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर काम रुक गया है, तो फिर उस सेंस के अंदर इतने टेम्पररी डिले के लिए आपको कोई बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन जारी रख सकते हैं। इन एनी केस याद रखिएगा कि बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है तब जब आपका एसेट का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका हो, यानी वो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यानी मेजॉरिटी उसकी वर्केबल कंडीशन में वो आ चुका हो। व्हेन सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ योर एसेट इज कंप्लीट तो आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की सीजेशन कर दिया करेंगे। याद रखिएगा मैंने ये बोला है कि जब आपका एसेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की सीजेशन किया करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बोरोइंग कॉस्ट को रिकग्नाइज करना छोड़ दिया करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल बोरोइंग क्वालिफाइंग एसेट के रेडी होने के बाद भी कोई बोरोइंग कॉस्ट आ रही है तो आप उसको नॉर्मल हालात की तरह पीएनएल के अंदर लेके चले जाया करेंगे। सिर्फ कैपिटलाइजेशन स्टॉप करने की बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकॉल होता होगा और समझ में आता होगा। थैंक यू।